हेलो दोस्तों, मैं सुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKP क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी नई श्रृंखला चल रही है वीडियो की ग्लैंड्स ग्रंथि पढ़ रहे हैं। उसमें हम प्रीवियस वीडियो में बहुत सारी ग्लैंड्स ग्रंथि के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं और नई ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं जिसे अपन कहते हैं थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड या इसे अपन कहेंगे थाइमस ग्रंथि। अब यदि बात की जाए थाइमस ग्लैंड की, तो थाइमस ग्लैंड की लोकेशन की बात करें तो ये पाई जाती है हमारे दोनों लंग्स के बीच में। दोनों लंग्स के बीच में, या आपसे पेपर में कह सकता है हृदय के पास कौन सी ग्रंथि होती है? हृदय के पास। ठीक, हमारे स्टर्नम बोन जो होती है, स्टर्नम, हिंदी में इसे कहते हैं ओरोस्थी। ठीक, ये वाली जो हड्डी है, ये जो हड्डी है जिसे चेस्ट बोन भी कहते हैं, ये जो स्टर्नम है इस स्टर्नम के पीछे होती है। ये लोकेशन आपको याद होना चाहिए। हृदय के पास, स्टर्नम के पीछे, हमारे चेस्ट में दोनों लंग्स या फेफड़े के बीच में पाई जाती है थाइमस ग्लैंड। अब यदि थाइमस ग्रंथि की बात की जाए तो थाइमस ग्रंथि का कार्य होता है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम, या जिसे अपन कहते हैं रोग प्रतिरोधक तंत्र। इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक तंत्र का निर्माण करना या तंत्र को मजबूत करना। अब ये कैसे ये काम करती है ये अपन सब पढ़ेंगे, है ना। लेकिन काम यदि पूछा जाए तो याद रखना है इसका काम होता है इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना। यदि हम बात करते हैं थाइमस ग्लैंड की तो इसका एक फैक्ट याद रखना, थाइमस ग्रंथि को लुप्त या आप कह सकते हैं गायब ग्रंथि, ठीक, इंग्लिश में इसे अपन कहें तो ये कहलाएगा डिसअपियर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब लुप्त ग्रंथि या डिसअपियर ग्लैंड क्यों कह रहे हैं इसका अपन लॉजिक समझ लेते हैं। ठीक, ये पॉइंट हुआ है, आगे बढ़ेंगे हम अपन। थाइमस ग्रंथि की बात करें तो ये जो ग्रंथि है, एक मैं पहले टेबल समझा दूं आपको, उससे आप समझ जाएंगे। हम बात करें एज की, और एज के समय इसका जो एप्रोक्सीमेट वेट होता है, लगभग जो भार होगा उसके समझेंगे। जैसे जब बच्चा 1 महीने का, तो इस ग्रंथि का जो भार है वो लड़कों में होता है लगभग 6 से 8 मिलीग्राम, 6 से 8 ग्राम, सॉरी मिलीग्राम नहीं, ग्राम। और गर्ल्स में, लड़कियों में जो भार है ये होता है लगभग 4 से 6 ग्राम, 4 से 6 ग्राम। ठीक, बच्चे का जन्म हुआ, धीरे धीरे थायराइड ग्लैंड बनना चालू हुई, उसका आकार बढ़ा और 1 महीने में ये हो गया। अब यदि हम अगली कंडीशन की बात करें, हम बात करते हैं कि जब वो एडल्ट हो जाते हैं, जब वो लड़का या लड़की वयस्क हो जाते हैं, तो ये जो ग्रंथि है इस ग्रंथि का भार हो जाता है लगभग 20 से 24 ग्राम, जो इसका आप कह सकते हैं सबसे मैक्सिमम है। सबसे ज्यादा विकसित जो है, सबसे ज्यादा बड़ी किस अवस्था में होती है? एडल्ट या वयस्क की। अब जैसे ही एडल्ट का मतलब अपन यहां ये मान के चल रहे हैं ना 18 से 25 साल की एज ले रहे हैं अपन। अब जैसे ही एज बढ़ती है और ये जो बच्चा, ये जो बॉय है, गर्ल है, जैसे ही एज बढ़ती है और ये पहुंचते हैं लगभग 35 से 45 की उम्र में,
तो उस समय ये जो ग्रंथि है इसका भार हो जाता है 16 ग्राम। ठीक। और यदि हम बात करते हैं ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक है, 65 वर्ष से अधिक जो बुजुर्ग है, उनके अंदर इस ग्रंथि का भार जो है वो हो जाता है 6 ग्राम। थोड़ा लॉजिक आप लगा पाए होंगे कि लुप्त ग्रंथि क्यों कह रहे हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ते जा रही है ये जो ग्लैंड है इसका भार कम होता जा रहा है, मतलब इसका जो आकार है हमारे शरीर में क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। और ज्यादा उम्र बढ़ती है ना, 75-78 के साल के ऊपर जाते हैं तो फिर इसका वेट या भार और कम हो जाता है। मतलब जैसे जैसे वृद्धावस्था में जाते हैं यह ग्रंथि कार्य करना बंद कर देती है। इसलिए आप देख रहे हैं जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो ज्यादा बीमार होते हैं। ठीक है। थाइमस ग्लैंड का काम क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम को बनाना। वो कैसे बनाता है वो अभी अपन पढ़ेंगे। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, व्यक्ति 60-65 के साल जाता है तो ये जो थाइमस ग्लैंड है इसका भार जन्म के समय जो था वैसा भार हो गया, मतलब बहुत कम। लेकिन जन्म के समय चल गया वो, क्योंकि जन्म के समय अपना शरीर छोटा सा है तो वो 6 ग्राम भी बहुत था अपने लिए, है ना। प्लस उस समय अपन क्या थे, बच्चे थे, सर्कुलेशन तेज था, हार्मोन्स जल्दी जल्दी जा रहे थे, ब्लड तेजी से आ रहा जा रहा था, क्योंकि उस समय अपना डेवलपमेंट हो रहा था, अपन विकास की अवधि में थे, डेवलपमेंट पीरियड में थे, तो सब सही था। अब जब 65 साल या उससे अधिक हो गए तो फिर तो मांसपेशियां, जो मसल्स है, पेशियां हैं, वो सब काम कर करके थक गई। उन सब की जो मतलब मैच्योर होने की जो स्थिति थी वो उसको नक गई, कमजोर हो गई। अब यदि 6 ग्राम की बची है ये ग्रंथि, तो ये जो हार्मोन बनाएगी उसके द्वारा बनने वाला इम्यूनिटी सिस्टम हमारे शरीर को नहीं संभाल पाएगा। इसलिए बुजुर्ग व्यक्ति क्या होते हैं, बार बार बीमार होते हैं। थोड़े भी मौसम में परिवर्तन हुआ या यदि वो कहीं का खाना पानी पी लेते हैं या मान लो उन्होंने खाने में मीठा खा लिया, ज्यादा फल खा लिया, सर्दी जुकाम होने लगे, हाथ पैर में दर्द होने लगा, तो यही कारण है क्योंकि उनके शरीर में थाइमस ग्लैंड ने काम करना बंद कर दिया है। और यदि काम कर रही है तो बहुत कम काम कर रही है और इस वजह से उनका इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक तंत्र बहुत कमजोर हो गया। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ इसका भार कम होता है, इसीलिए इस थाइमस ग्रंथि को क्या कहा जाता है, लुप्त ग्रंथि, या इसे अपन कहते हैं डिसअपियर ग्लैंड। याद रखना ये है ना, डिसअपियर ग्लैंड, या इसे अपन कहते हैं लुप्त ग्रंथि। ठीक। चलिए अब अपन देखते हैं कि ये जो है ये काम कैसे करती है, कैसा क्या सिस्टम है इसका। इम्यूनिटी सिस्टम तो अपन ने बोल दिया, लेकिन ये काम कैसे करती है अब इसको अपन समझते हैं। बहुत सिंपल है, साधारण से काम है इसके, बहुत दिक्कत है नहीं। ठीक। चलिए देखिए, जब अपन ब्लड वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो हमने ब्लड में पढ़ा था कि हमारे ब्लड का एक हिस्सा प्लाज्मा है और दूसरा हिस्सा जो है कॉर्पसल्स या कणिकाएं होती है। उस कणिका में अपन पढ़े थे आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, लाल रक्त कणिकाएं। फिर पढ़े थे डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। और फिर हम पढ़े थे ब्लड प्लेटलेट्स, रुधिर पट्टिकाएं। अब इसमें से जब हम डब्ल्यूबीसी पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था डब्ल्यूबीसी का प्रमुख कार्य हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बनाना होता है। डब्ल्यूबीसी का कार्य हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक तंत्र या इम्यूनिटी सिस्टम को बनाने का होता है, बनाने का काम उसका है। लेकिन फिर धीरे धीरे और चीजें हैं जो इस पे मदद करती हैं, जैसे विटामिन हुए, मिनरल्स हुए, इसको मजबूत करते हैं। थायराइड ग्लैंड जो अपन जो पढ़ रहे हैं, थाइमस ग्लैंड, ये भी हेल्प करेगी। तो ये सब अपना अपना काम करते हैं, अपन उसको समझते हैं। तो चलिए देखिए, हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बनाने का काम करती हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। यदि संरचना की बात की जाए तो हमारे शरीर में 2 प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है। पहले प्रकार को कहा जाता है ग्रेन्युलोसाइट्स, या हिंदी में इसे कहा जाता है कणिका में। दूसरे जो प्रकार की डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड में है उन्हें कहा जाता है एग्रेन्युलोसाइट्स, या हिंदी में कहा जाता है आ कणिका में।
ठीक, अब इनकी बहुत डिटेल में नहीं बता रहा, अपन ब्लड में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक, अब यदि बात करते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स की, तो ये हमारे शरीर में 3 है। पहली को अपन कहते हैं इयोसिनोफिल्स। जो वीडियो देखे हो शायद उनको याद आ जाए, इयोसिनोफिल्स। दूसरा जो है ये कहलाता है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स। और तीसरा जो पार्ट है इसे कहते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स। तीनों के अपने अपने काम होते हैं। इयोसिनोफिल्स एंटीबॉडीज बनाता है, ठीक। बेसोफिल्स हमारे शरीर में एलर्जी से बचाने का काम करता है, और न्यूट्रोफिल्स हमें बैक्टीरिया से बचाते हैं। फिर अपन ने पढ़ा था ए ग्रेन्युलोसाइट्स, इसमें 2 होते हैं। एक को कहते हैं मोनोसाइट और दूसरा हिस्सा कहलाता है लिम्फोसाइट्स। यहीं से अपनी कहानी होगी शुरुआत। यदि लिम्फोसाइट की हम बात करते हैं तो ये जो लिम्फोसाइट्स हमारे ब्लड में है ये 2 प्रकार की होती है। एक को कहते हैं टी सेल, मतलब ये कहलाती है थाइमस सेल। हम ग्रंथि पढ़ रहे हैं थाइमस, टी सेल मतलब थाइमस सेल। और दूसरी जो है ये कहलाती है बी सेल, जिन्हें अपन कहते हैं बोन मैरो सेल। अस्थि मज्जा कोशिका, या इन्हें अपन कहते हैं बोन मैरो सेल। तो टी सेल और बी सेल की ही कहानी है कि कैसे क्या होगा, कब क्या इनका काम होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टी सेल और बी सेल क्या है। तो टी सेल मतलब थाइमस सेल, बी सेल मतलब बोन मैरो सेल। ये दोनों सेल जो है ये लिम्फोसाइट्स में होती हैं, जो एंटीबॉडीज बनाते हैं। और लिम्फोसाइट हिस्सा होता है ए ग्रेन्युलोसाइट का, और ए ग्रेन्युलोसाइट हिस्सा किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का। तो टी सेल और बी सेल किसका पार्ट होते हैं, आप कह सकते हैं डब्ल्यूबीसी का। अब इसी से रिलेटेड अपन कहानी को समझना है, ठीक। चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं, कैसे ये ग्रंथि काम करती है इसको समझते हैं। सबसे पहले तो यदि हम थाइमस ग्लैंड की बात करते हैं, थाइमस ग्रंथि की, तो इससे निकलता है हार्मोन। एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है एंडोक्राइन ग्लैंड, तो सीधी सी बात है इससे क्या निकलेगा, हार्मोन। थाइमस ग्रंथि से हमारी थाइमस ग्लैंड या थाइमस ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन को कहा जाता है थाइमोसिन। ये हार्मोन कहलाता है थाइमोसिन, ठीक। समझ सकते हैं आप, थाइमोसिन ये क्या है, हार्मोन। ये हार्मोन दोनों सेल के लिए मदद करेगा, बी सेल में भी मदद करेगा और टी सेल में भी मदद करेगा। तो एक एक करके अपन इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यदि अपन बात करें तो ये जो थाइमोसिन है ये मदद करेगा किसमें, टी सेल में। टी सेल का मतलब होता है थाइमस सेल। जैसे आप कभी सुनोगे कि एड्स बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है, यह आप जरूर सुनने को मिलेगा आपको कि एड्स बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो आपका आंसर होगा कि एड्स बीमारी में डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी सिस्टम प्रभावित होता है। बिल्कुल सही है। लेकिन यदि आपसे डिटेल पूछ ले कि डब्ल्यूबीसी में कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है, तो आप कहोगे लिम्फोसाइट। और उसकी डिटेल पूछ ले तो आप कहोगे एड्स बीमारी में टी सेल प्रभावित होती है। एड्स बीमारी में टी सेल प्रभावित होती है। तो टी सेल का मतलब क्या होता है, थाइमस सेल। आप जब जैसे जो मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे ना, या जो मॉक टेस्ट लगाते हैं वो रिलेट कर जाओगे इससे
कौन सी सेल होती है? टी सेल, जो एड्स में प्रभावित होती है, इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर करती है। टी मतलब क्या होता है? थाइमस। अब ये जो थाइमस सेल है, ये थाइमस सेल हमारे शरीर में CMI, बोले तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, हिंदी में जाओगे तो हिंदी में कहते हैं कोशा मध्यस्थ प्रतिरक्षा। आप भी समझ रहे हैं, इतनी हिंदी बहुत काम की है नहीं, पर फिर भी एक बार दिमाग में होना चाहिए। CMI बोले तो सेल मीडिएट इम्यूनिटी, हमारे शरीर में पाई जाने वाली ऐसी इम्यूनिटी जिसका किसी भी प्रकार से एंटीजन एंटीबॉडी से संबंध नहीं होता। ये सेल हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए, मान लो हमारे शरीर में बाहर से कोई पैथोजन आया है, कोई रोग कारक आया है, तो उस रोग कारक को मारने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। साइटोटॉक्सिन सेल होती है, साइटोटॉक्सिन टी सेल कहते हैं उन्हें। वो सेल क्या करती हैं? एक अलग प्रकार की सब्सटेंस बनाती हैं। वो सब्सटेंस फिर उस पैथोजन को मार देते हैं, पैथोजन को किल करते हैं। लेकिन ये वाला जो सिस्टम है, ये एंटीजन एंटीबॉडी पर डिपेंड नहीं करता, एंटीजन एंटीबॉडी से अलग होता है, इसे कोशिका बनाती है, इसीलिए इसे कहा जाता है सेल मीडिएट इम्यूनिटी सिस्टम। ठीक, इस काम के लिए बहुत सारी अलग अलग प्रकार की सेल होती है, जैसे थाइमस की हेल्पर सेल होती है, स्टिमुलेट सेल होती है, रिलीजिंग सेल होती है, कंट्रोल सेल होती है। तो आपको उतना वैसे डिटेल जाने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखना कि मान लो हमारे शरीर में कोई पैथोजन अटैक करता है, हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई पैथोजन, बोले तो हिंदी में इसे अपन कहेंगे रोग कारक, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, कोई भी अटैक करता है। जैसे ही वो हमारे शरीर में आएगा तो हमारी जो CMI है, सेल मीडिएट इम्यूनिटी, ये रिस्पॉन्स करेगी और हमारी CMI साइटोटॉक्सिक टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल की मदद से एक सब्सटेंस को, एक पदार्थ को ये रिलीज करेगी, और ये जो सब्सटेंस है ये क्या करेगा? जिस पैथोजन से हमें बीमारी हुई है उस पैथोजन को मार देगा, उस पैथोजन को ये नष्ट करता है। ठीक, इसमें किसी प्रकार का ऐसा नहीं हुआ कि हमारे शरीर में एंटीजन बने फिर उसके लिए एंटीबॉडी बने, ऐसा कुछ नहीं, सेल ने ही आपस में देख लिया। तो जब सेल मीडिएट इम्यूनिटी की बात आएगी तो वो इम्यूनिटी डिपेंड करती है टी सेल पर, और इस टी सेल को ये सब काम करने के लिए जो हार्मोन प्रेरित करता है वो हार्मोन कहलाता है थाइमोसिन हार्मोन, जो किस ग्रंथि से निकलता है? थाइमस ग्लैंड से। तो मेजर चीज याद रखना है ना, एक तो एड्स में प्रभावित होती है टी सेल, टी सेल जो है CMI, सेल मीडिएट इम्यूनिटी को रिस्पॉन्स करती है, और जब टी सेल किसी इम्यूनिटी को रिस्पॉन्स करने के लिए पैथोजन को मारती है तो वो साइटोटॉक्सिक टी सेल से एक सब्सटेंस बनाएगी जो उस पैथोजन को नष्ट कर देता है। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है दूसरे प्रकार की बात कर रहे हैं, ये हो गया टी सेल। अब हम देखते हैं दूसरे प्रकार की सेल जो कहलाती है बी सेल। चलिए अब इसे अपन समझते हैं। दूसरा भाग है बी सेल, बोले तो इसे अपन कहते हैं बोन मैरो सेल, अस्थि मज्जा कोशिका। अब होता क्या है, जो टी सेल होती है, ये टी सेल एक प्रकार से कह सकते हो जन्मजात होती है। ठीक है, अपने पास बचपन से है, वो हमारे अंदर जो भी पैथोजन आएंगे उसको मारने में मदद करेगी। उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, वो एक सिस्टम पे काम करती है। उस सिस्टम के बाहर की यदि कोई चीज आ गई तो वो उसके बस का नहीं है, वो उसको नहीं संभाल पाएगी, उसको नहीं मार पाएगी। वो जो टी सेल वाला काम है, जो वो करती है कि साइटोटॉक्सिन ये सब जो अपना काम कर रहे हैं, कि जन्मजात है अपने पास, है ना। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि जन्मजात
जो इम्यूनिटी है वही काम आए। अब बात के तो नई नई चीज आई जाती है ना, जैसे बचपन में जब अपना जन्म हुआ था तो क्या उस समय कोरोना जैसा कुछ था? लगी अपन को वैक्सीन? नहीं लगी। लेकिन जैसे ही बड़े हुए कोरोना जैसा कुछ आ गया, वैक्सीन लगनी लगी, शरीर को इम्यूनिटी काम करना पड़ा। तो जो जन्मजात है वो टी सेल, लेकिन जो हम परिस्थिति के हिसाब से क्या करते हैं, उपार्जित करते हैं, अडॉप्ट करते हैं जिसे, वो जो इम्यूनिटी है वो पूरे तरीके से डिपेंड करती है बी सेल पर। तो आप कह सकते हैं कि बी सेल जो है वो हमारी ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ये थोड़ा नया शब्द है। अब इसकी हिंदी यदि मैं बताऊं तो हिंदी में इसे कहते हैं तरल प्रतिरक्षा, तो भी आप नहीं समझ पाओगे, इसलिए आप क्या याद रखो, इसे अपन कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ये एक प्रकार का अनुकूलन है, ये एक प्रकार की अडेप्टिव इम्यूनिटी है। हिंदी में बोले तो अनुकूल प्रतिरक्षा। यदि हमारे शरीर में कोई बाहर से पैथोजन आता है, चाहे उसे हमारा शरीर जाने या ना जाने, पहचानता हो या ना पहचानता हो, ये जो इम्यूनिटी है ये तुरंत हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण करेगी, और एंटीबॉडीज का जैसे ही निर्माण होगा, एंटीबॉडीज पैथोजन को नष्ट कर देंगी, पैथोजन का को क्या कर देती है, को नष्ट करती है। दोनों में फर्क समझ गए? पैथोजन को वो भी मार रही है टी सेल, लेकिन वो एंटीबॉडी नहीं बनाती, वो खुद ही अपने हिसाब से सेल में सब्सटेंस बना के काम कर रही है। लेकिन ये परिस्थिति के हिसाब से काम करती है, हम इसे अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्टिव इम्यूनिटी होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और ये जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है ये हमारे शरीर में क्या बनाती है, एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज फिर पैथोजन को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। ठीक, अभी एंटीबॉडीज की कहानी समझ लेते हैं। पढ़ चुके हैं अपन ब्लड जब पढ़ रहे थे ना, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रिलेट कर देता हूं आपको उससे। देखो, जब हमारे शरीर में बाहर से कोई पैथोजन आए, पैथोजन जिसे अपन कहते हैं रोग कारक, जन का मतलब होता है कारक, पैथो है रोग के लिए, पैथोलॉजी होती ना, पैथोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसमें बीमारी का अध्ययन करते हैं, पैथोलॉजी, इसलिए पैथो लैब होती है। तो कोई पैथोजन जिससे बीमारी हो, रोग कारक, रोग कारक हमारे शरीर में आया। अब रोग कारक क्या हो सकते हैं, ये बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, वायरस हो सकते हैं, अमीबा, प्रोटोजोआ, कुछ भी हो सकता है, जीवित घटक, लिविंग थिंग्स की बात हो रही है हमारी। जैसे ये पैथोजन हमारे शरीर में आएंगे, हमारे शरीर में जैसे ही आते हैं तो इनका जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर के लिए कहलाता है एंटीजन। ठीक, अब ये जो एंटीजन है ये हमारे पूरे शरीर में फैलता है और हमें बीमार करता है, जैसे उल्टी दस्त होने लगना, बुखार चढ़ जाना, सिर दर्द, खुजली होना त्वचा में, ये सब इसके काम है। जो जैसा आया वो इस हिसाब से काम करेगा। सर्दी जुकाम हो गया अपन को, अब क्या होगा, जब ये एंटीजन पूरे शरीर में घूम रहा है तो कुछ समय बाद हमारे शरीर को ध्यान आएगा कि भैया ये बाहर का कौन घूम के बीमार कर रहा है, तब एक्टिव हो जाएगी हमारी बी सेल। बी सेल, बोन मैरो सेल एक्टिव हो जाएगी, जो थाइमोसिन हार्मोन की मदद से होगी, और ये जो सेल है ये हमारे शरीर में बना देगी एंटीबॉडीज। और फिर ये जो एंटीबॉडीज है ये ढूंढकर जो भी बाहर से आए हुए एंटीजन है, इन एंटीजन को नष्ट कर देगी। ये एंटीबॉडी जो है एंटीजन को क्या करती है, नष्ट कर देती है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि जो पहले आ गए उसी के लिए, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी यदि आया है और उसे हमारा शरीर यदि मार पा रहा है, एंटीबॉडीज बना पा रहा है, तो हमारे शरीर में बी सेल स्टिमुलेट हो जाएंगी, प्रेरित हो जाएंगी, और वो क्या करेंगी, एंटीबॉडीज बना के एंटीजन को मार देंगी। तो ये जो बी सेल है ये किस सिद्धांत पर काम करती है, तो बी सेल काम करती है एंटीजन
एंटीबॉडी थ्योरी में अनुकूल है ये, है ना, परिस्थिति के हिसाब से काम करती है एंटीजन एंटीबॉडी के थ्योरी पर। अब ये जो एंटीबॉडीज बनती है ये हमारे ब्लड के किसमें स्टोर हो जाती है, प्लाज्मा में स्टोर होती है। याद रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ब्लड में अपन ने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है, अभी सिर्फ मैं आपको जनरल यहां समझा रहा हूं। प्लाज्मा में जो है, प्लाज्मा में स्टोर होती है एंटीबॉडीज, एक बार यदि हमारे शरीर में बन गई तो, ठीक। तो बी सेल में आपको क्या याद रखना है, एंटीजन एंटीबॉडी थ्योरी। अब बी सेल से रिलेटेड एक टर्म और होता है। यदि हम बी सेल की बात करें तो बी सेल में मेमोरी सेल होती है, या जिन्हें अपन कहते हैं स्मृति कोशिका। ये जो मेमोरी सेल है ये हमारे शरीर के बहुत सारे अंग में होती हैं। हमारे स्प्लीन में होती है, प्लीहा में, बोन मैरो में होती है, थाइमस ग्लैंड में होती है, टी सेल में होती है, बी सेल में होती है, बहुत सारी जगह पाई जाती है। लेकिन अपन यदि बात करें तो अपन बात कर रहे हैं बी सेल की, मेमोरी सेल की। अब होता क्या है, उदाहरण से समझो मेमोरी सेल क्यों कह रहे हैं। जैसे मान लो अपन को 2022 में वैक्सीन लगी कोरोना की, 2020 में कोरोना आया था, उसका जैसे जो रिसर्च हुई, हमें वैक्सीन लगी 2022 में। अब जब 2022 में इसकी वैक्सीन लग गई तो इसकी एंटीबॉडीज तो हमारे शरीर में बन गए और एंटीबॉडीज प्लाज्मा में जाकर स्टोर हो गए। अब यदि कोरोना का वायरस हमारे शरीर में आएगा तो हमारे पास पहले से एंटीबॉडीज हैं, हम उस वायरस को मार देंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि अब ये एंटीबॉडीज जिंदगी भर रहेंगी। एक औसत माना जाए तो हमारे प्लाज्मा में एंटीबॉडी 15 से 18 साल होती है। अब जब 15 से 18 साल का समय बीत गया और मान लो 2050 में फिर से कोरोना वायरस आ गया, 2050 में अब वैक्सीन लगाए तो 28 साल हो गया, अब मान लो कोरोना वायरस आ गया, तो क्या फिर से यही समस्या होगी, फिर से ऐसे वैक्सीन लगवाना पड़ेगा सब? नहीं, उस समय ऐसा कुछ नहीं होगा। भले हमारे पास एंटीबॉडीज नहीं रहेंगी, लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस का एंटीजन हमारे शरीर में जाएगा, बीमार होंगे हम, ऐसा नहीं बुखार चढ़ जाएगा, सब कुछ होगा, बीमार होंगे हम, लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस पैथोजन का एंटीजन हमारे शरीर में जाएगा तो तुरंत इस मेमोरी सेल को याद आ जाएगा कि यार ऐसा कोई एंटीजन तो बहुत साल पहले आया था जिसके लिए हमने एंटीबॉडीज बनाया था। तो ये मेमोरी सेल क्या करेंगी, मेमोरी सेल एक्टिव हो जाएंगी और ये फिर से क्या बना देंगी, एंटीबॉडीज। और ये जो एंटीबॉडीज है बहुत पुराने पैथोजन के जो एंटीजन है, पैथोजन रोग कारक के जो एंटीजन है उसे भी समाप्त कर देंगी, एंटीजन को नष्ट कर देंगे। अब सोचो इतने समय बाद कोई फैक्टर या कारक आया, वो भी मर गया, तो इस चीज को पूरे शरीर का वो हिस्सा जो याद रखता है वो होती है मेमोरी सेल। वैसे तो बहुत सारे ऑर्गन या अंग हैं जिनके पास इस काम के लिए खुद की मेमोरी सेल होती है, लेकिन यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मेमोरी सेल या स्मृति कोशिका का संबंध किस अंग से है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी सेल। बी सेल बोले तो बोन मैरो सेल, अपन यहां बोन मैरो की मेमोरी सेल की बात कर रहे हैं। इस प्रकार ये जो हमारी थाइमस ग्लैंड है ये पूरे तरीके से इम्यूनिटी सिस्टम के लिए काम करती है। अब इसके हाइपोसिक्रेशन से या कम स्त्राव से क्या होगा, तो बहुत ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे। यदि इस ग्लैंड में इसका हाइपोसिक्रेशन हो जाए, कम स्त्राव हो जाए, मतलब थाइमोसिन हार्मोन कम निकलेगा और इम्यूनिटी बहुत प्रभावित होगी। फिर छोटी छोटी सी चीजें, आसपास जो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस जो हमें प्रभावित नहीं करते वो भी प्रभावित करेंगे, बार बार बीमारियां होंगी, शरीर कमजोर होगा और धीरे धीरे जो है इंसान क्या हो जाएगा, बीमारियों की तरफ बढ़ता जाएगा और इंसान की फिर मृत्यु हो जाएगी। तो समस्या तो है ना, यदि ये कम निकले तो, लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर नाम ऐसा बीमारी नहीं होती। और कमी से होने वाले रोग आप खुद ही समझ जाओगे, मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक तंत्र कमजोर हो जाता है, तो बहुत इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक, तो यहां पर जो हमारी ये थाइमस ग्लैंड है ये होती है समाप्त। आप इसके मॉक टेस्ट लगाएं, वीडियो देखें, पढ़ें, नोट्स बनाएं। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
इसी प्रकार हमारे चैनल से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।